नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है समझौता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, जिन्हें कहानी सुनने में इंटरेस्ट है, उनके साथ कहानी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समझौता। विमला था उसका नाम। वंदिता के घर वह सहायिका का काम करती थी। मझोला कद, एकदम ही सांवला रंग, निहायत सीधे साधे नए नक्श, साफ सुथरे कपड़े, कसकर बांधे हुए बालों, एक पतली सी चोटी और सिर पर पल्ला। यह थी विमला। झाड़ू पोछा बर्तन सभी करना उसी की जिम्मेदारी थी। विमला खुशी खुशी सारे काम करती थी। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हमेशा रहती थी। वैसे अपनी सखियों सहेलियों के लिए विमला बिमला थी। काम वाली बाइयों के पास यह चलती भाषा का अपभ्रंश काफ़ी प्रचलित है, परंतु वंदिता ने हमेशा उसे सुंदरता से विमला क्या करी पुकारा। आप जितने अच्छे से मेरा नाम पुकारती हो, उतना अच्छे से कभी किसी ने मुझे नहीं पुकारा दीदी, विमला एक दिन बोल पड़ी थी। वंदिता ने पलटकर विमला की तरफ देखा था। वंदिता को लगा जैसे विमला की आंखों की कोर गीली थी। दूसरे दिन जब विमला काम पर आई तो थोड़ी गंभीर सी लगी वंदिता को। वंदिता अपने ससुराल में फ़ोन करने में थोड़ी व्यस्त थी, तो वंदिता ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। फ़ोन पर बातें खत्म करके वंदिता ने उसे आवाज़ दी, पहले नाश्ता कर लो विमला बाई, फिर काम पूरा करना। रहने दो दीदी, आज सिर्फ चाय ही पिला दो। क्या बात है विमला बाई, तबीयत खराब है क्या? सुनकर वंदिता थोड़ी चिंतित हो गई थी। सारा का सारा ऊपर का काम तो विमला बाई के जिम्मे होता है। अगर वह न आई तो मुसीबत वंदिता की। नहीं दीदी, तबीयत तो ठीक है, मन खराब है। अब वंदिता ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। लगातार रोने से सूजी सूजी आंखें अब भी गीली थी। क्या हो गया विमला? वंदिता की आवाज़ में चिंता मिश्रित सहानुभूति झलक रही थी। इस सहानुभूति के थोड़े से स्पर्श से ही विमलाबाई की सहनशीलता का बांध टूट गया। उसके नयनों से मानो गंगा जमुना बह निकली। काफ़ी देर तक अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा छुपाए फफक फफक कर निःशब्द रोती रही। वंदिता ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। दुख के आवेग को दिल से निकल जाने देना ही बेहतर है। थोड़ी देर के बाद जब विमलाबाई का दिल हल्का हुआ तब उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बदचलन कहा, बाजारू कहा, चरित्रहीन कहा। दीदी, उन लोगों ने मुझे चरित्रहीन कहा। क्या? किसने कहा? वंदिता सुनकर जैसे आसमान से गिरी। काम करने वाले बाइयों के घर के बारे में पूछना या उनके व्यक्तिगत जीवन में झांकना वंदिता की आदत नहीं थी। सबसे पहले वंदिता के मन में आया, शायद विमलाबाई के घर वाले ने ये सब बोला होगा। विमलाबाई फिर से पल्लू से आंखें पोंछने लगी। मेरे बड़े लड़के राजेश और मझले लड़के रवि ने बोला दीदी। वंदिता एकदम निरुत्तर होकर उसकी तरफ देखने लगी। वंदिता की आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। कोई बच्चा अपनी माँ को बदचलन, बाजारू और चरित्रहीन कह सकता है भला? क्या बात करती है रे? तू पहले बैठ तो यहाँ जरा शांति से। विमलाबाई को वहीं ज़मीन पर बैठाकर खुद कुर्सी को उसके सामने खींचकर वंदिता बैठ गई। बता तो मुझे पूरी बात विमला, मैंने कभी से तेरे घर के बारे में पूछा नहीं। इतने गंदे शब्दों का उच्चारण तेरे लिए कैसे किया तेरे लड़कों ने? वंदिता को थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था विमलाबाई के दोनों लड़कों पर। किसी ने मुझे बताया था कि अपने घर वाले को छोड़कर रातों रात बच्चों को लेकर तुम यहाँ चली आई थी। क्या ये बात सच है? विमलाबाई घुटनों पर अपना चेहरा टिकाए चुपचाप बैठी थी। अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर निशब्द होकर बैठी रही। ठीक ही सुना दीदी आपने, बहुत मारता था दीदी मुझे वो। मेरे सहन से जब बाहर हो गया तब मैं बच्चों का हाथ पकड़कर निकल आई उसे छोड़कर। करता क्या था तुम्हारा घर वाला? फौज में अर्दली था दीदी। बहुत अच्छी जिंदगी थी मेरी। 2 कमरों का ही सही दीदी, लेकिन साफ सुथरा क्वार्टर भी मिला था फौज से। साफ सुथरे कपड़े पहने मेरे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। पता नहीं कैसे उसे शराब की लत लग गई। थोड़ी देर विमलाबाई चुप होकर बैठी रही। उसका गला रोंद गया था। आंखें पोंछकर गला खखार कर वापस बात करने लगी वो। तुम्हारे बच्चे कितने विमलाबाई? वंदिता ने अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए सवाल पूछ ही लिया। मेरी पहली बिटिया है कमला, फिर राजेश
और फिर रवि, उसके बाद नैना, फिर रमेश और फिर लता। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारे रमेश को छोड़कर सबकी शादी हो गई है ना? हाँ दीदी, सब अपना अपना घर द्वार संभालते हैं। पहले पहले तो वो घर चलाने को काफ़ी पैसे देता था, पूरी तनख्वाह ही मेरे हाथ में रख देता था। मैंने बहुत कुछ बचा कर भी रखा था, लेकिन जब से उसे शराब की लत लग गई, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो शराब पीने के पैसे भी मुझसे मांगता। पहले पहले तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं उसको चुपचाप पैसे देती गई कि किसी को ऐसी बातों का पता न चले। वंदिता को ये बात कुछ नई नहीं लगी। उसने सोचा इनके तबके में तो ऐसा ही कुछ तकरीबन सबके घर में हुआ ही करता है। लेकिन ऐसी बातें छिपी कहाँ रहती दीदी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मेरा घरवाला बहुत शराब पीता है। शराब के नशे में वह बच्चों को भी बिना बात के मारने लगता। पर उस दिन जो उसने अमानुषिक कांड किया, तब मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। विमलाबाई का चेहरा समुद्र के जल की भांति शांत था। अंदर का दर्द बांध तोड़कर आए पानी की तरह आंखों के जरिए उसके सांवले चेहरे को भिगोते जा रहा था। वह उंगली की पोर से उसे पोंछती, साफ करती और फिर दृढ़ स्वर में अपनी बात बताती जा रही थी। उस दिन वह बेतहाशा पीकर आ गया था। शाम हो रही थी। मैंने खाना तो बना लिया था, पर अभी बच्चों ने खाया नहीं था। वो अंदर आया और लड़खड़ाती जुबान से मेरे पास आकर मेरी साड़ी खोलने लगा। उसे मेरी देह चाहिए थी। मैंने दबी जबान से उसे समझाने की कोशिश की कि रात तो होने दे और बच्चों को तो सो जाने दे, पर उस पर तो जैसे राक्षस सवार हो गया था। वंदिता हतवाक होकर सुन रही थी। विमलाबाई क्षण भर को चुप हो गई। अपनी साड़ी के पल्लू से उसने आंखों को चेहरे को पोंछा। वो मानो अतीत में ही पहुंच गई थी। उसकी आवाज जैसे अंधे कुएं के अंदर से आ रही थी, गूंजती हुई। बच्चे डर के मारे एक कोने में सिमट कर एक साथ खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। अपनी इच्छा पूर्ति ना होते देख उसने बच्चों को आग्नेय नेत्रों से देखा और इधर कोने में पड़े एक लकड़ी को उठा लिया। उसकी मंशा मुझे तुरंत ही समझ में आ गई थी। मैंने बच्चों को समेटकर दोनों हाथों से अपने सीने से लगा लिया था। मैं तो घुटनों के बल हो गई थी। अब बच्चों पर उसका हाथ न पहुंच सका तो मुझ पर उसने उसी लकड़ी से वार करना चालू कर दिया। विमलाबाई मानो अब भी वह वार पीठ पर, सिर पर, कंधों पर, जहां तहां शरीर पर झेल रही थी। रह रह के उसका पूरा बदन सिहर जाता। उसकी एक एक वार पर मेरी चीख निकल जाती। मेरे आस पड़ोस के लोग सामने का दरवाजा पीटने लगे थे मेरी चीख सुनकर। पड़ोसी जब सामने से ना आ सके तो वो सब पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। जब उस राक्षस ने देखा कि पड़ोसी पीछे के दरवाजे से उसे रोकने आ रहे, तब वह मुझे बाल पकड़कर घसीटने लगा बाहर। वातावरण बड़ा बोझिल हो रहा था। वंदिता को लगा जैसे सब कुछ उसके सामने आंखों के समक्ष घट रहा हो। तूने अपने बचाव में हाथ पांव नहीं चलाए विमला? सिर फूट के खून निकल रहा था। खून की धार बह रही थी। बदन में चोट के मारे हिला नहीं जा रहा था दीदी। ब्लाउज फाड़ दिया उसने। साड़ी फट गई थी। कुल पेटीकोट में पड़ी क्या हाथ चलाती और क्या पाँव चलाती दीदी। वंदिता के सवाल के जवाब में विमलाबाई ने सिर्फ इतना ही बताया। मोहल्ले की औरतों ने मेरे सिर पर हल्दी का पाउडर डालकर पट्टी बांधी, कपड़े दिए पहनने को, और बच्चों को कुछ औरतें समेट कर खड़ी हो गई। कुछ औरतों ने एक झोले में हम सबके जो सामने दिखे वही कपड़े भरे। एक औरत ने जितनी भी रोटी बनाई थी, मैंने वो और कुछ अचार के टुकड़े एक कपड़े में बांधकर एक झोले में भर दिया और मुझसे बोली, भाग यहाँ से विमला, नहीं तो ये राक्षस तुझे और तेरे बच्चों को मार ही डालेगा। विमलाबाई बगैर रुके बोलती चली जा रही थी। उसके मन के भाव आज बेहिचक आंसू के साथ बाहर निकलते जा रहे थे। पूरे शरीर में दर्द, सिर में बहता खून लेकर कमला, राजेश, रवि, नैना और रमेश का हाथ पकड़े मैं कैसे भागी और भागते भागते स्टेशन कैसे पहुंची, मुझे खुद नहीं मालूम। जो भी रेलगाड़ी सामने खड़ी थी, जो छूटने को तैयारी थी, मैं उसी में गार्ड के बाजू वाले डब्बे में बैठ गई। सारे बच्चों में लता तो सबसे छोटी थी। उसका नाम बताना कैसे भूल गई विमला बाई। लता हो ही नहीं थी दीदी तब। वंदिता तो आसमान से गिरी। तू तो अपने पति को छोड़कर ही भागी थी ना? फिर क्या वो बदचलन फिर तेरे पास लौट आया? वंदिता अपने आप को यह सवाल पूछने से रोक न सकी। बिमलाबाई ने इनकार में सिर हिलाया था। उस राक्षस का फिर मैंने कभी मुंह नहीं देखा दीदी। अब वंदिता हिसाब लगाने में गड़बड़ा गई। अगर विमलाबाई अपने पति को छोड़ आई थी, तो ये लता का पिता क्या कोई और है?
विमलाबाई की कहानी आगे होती रही। समय भी जैसे रुक कर वंदिता के साथ विमलाबाई की कहानी ही सुन रहा था। रात भर बच्चे मुझसे टिक कर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिपट कर रोते रहते। मेरी आंखों में तो नींद ही नहीं थी। रात के अंधेरों से भी काली नजर आ रही थी मुझे अपनी तकदीर। इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं, कैसे पालूं इनको। सुबह सवेरे भोपाल स्टेशन देखकर मेरी तो जैसे जान में जान आई। मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती थी, उसका घर मुझे मालूम था। घंटे भर में धीरे धीरे पैदल चलते हुए मैं बच्चों को लेकर जब दीदी के यहाँ पहुंची तो दीदी और जीजा मेरे हाल देखकर हैरान हो गए। वंदिता सोच रही थी कि ईश्वर ने इस विमलाबाई को किस मिट्टी से गढ़ा होगा। जीवन की तमाम मुसीबतों से संघर्ष करते, लगातार लड़ाई करते, समझौता करते, लगता है इसके हाड़ मांस सब पत्थर हो गए थे। विमलाबाई ने थोड़ा पानी पिया और उसके दिल से एक लंबी आह मुंह के जरिए बाहर आ गई। मेरे जीजा अच्छी नौकरी करते थे और मेरी बहन के कोई औलाद नहीं थी। उनका ये कहना था कि मैं बच्चों को लेकर उन्हीं के पास रहूं। परंतु 7-8 दिन के बाद जब तबीयत थोड़ी ठीक लगी तब मैंने तय कर लिया और बहन को बताया भी कि मुझे अलग रहने का इंतज़ाम कर दे दीदी। उनके घर से कोई 200 कदम दूर पर टीन का एक टपरा बनवाने में जीजा ने मेरी बहुत मदद कर दी। मोहल्ले की औरतों ने भी काम भी दिलवा दिया। वंदिता अब भी निशब्द होकर विमलाबाई को देखे जा रही थी। पीछे का दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर में ठंडी हवा का एक झोंका सा आया और विमलाबाई के तन मन को जैसे सहलाकर शांत करता हुआ चला गया। विमलाबाई के आंसू धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। काम तो मिल गया था, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रही थी दीदी, परंतु बच्चों के हाल देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती। मेरे लड़के सारे मोहल्ले में मारे मारे फिरते। स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब छूट गई थी। मैं तो बिल्कुल निरुपाय हो गई थी। सोते जागते ईश्वर से कुल यही प्रार्थना करती कि मेरे बच्चों की जिंदगी संवार दे प्रभु। वंदिता भी सोच रही थी कि लोग तो कहते हैं कि एक वयस्क इंसान का दिल उसके हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। इस छोटे से दिल में विमलाबाई ने दुनिया भर की मुसीबत, दुख, दर्द, दुनिया भर की टीस समेट कर कैसे रख ली और उसके बावजूद यह मुस्कुराकर काम कैसे कर लेती है। प्रभु ने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली थी दीदी। एक दिन एक औरत, दीदी के पहचान की थी वो, एक खबर लेकर आई। मेरे घर से कोई 1 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस वाला साहब रहता है। बड़ा सा बंगला है। उसे सारे घर का काम करने के लिए एक इंसान चाहिए। वह रहने के लिए आउट हाउस भी देगा। मैं उससे बात करने चली गई। पुलिस वाला साहब खूब सभ्य इंसान था। उसने मेरी ज़िंदगी का सारा किस्सा पूछा। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे परिवार में क्या है, कौन है। मैंने भी बेझिझक उसे सारी बातें बता दी। गलती तो मेरी थी नहीं, जो मैं शर्माती या छुपाती किसी से बताने में। विमलाबाई शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर असीम शांति विराज रही थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उस साहब ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि उसकी जमीन जायदाद काफ़ी है और गांव में उसका परिवार रहता है। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। पत्नी गांव में सब देखभाल साज संभाल करती है और यहाँ कभी भी नहीं आ पाती। वह साहब खुद ही साल में 2 बार पत्नी के पास जाता है गांव में। साहब ने यह भी बताया कि उसके रिटायरमेंट को 7-8 साल बाकी थे। वंदिता चुपचाप बैठी सुन रही थी कि आगे कहानी में क्या होता है। विमलाबाई के होठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान तैरने लगी थी। एक दिन उस साहब ने मुझसे कहा, देखो विमला, तुम बाल बच्चे वाली हो, जवान हो, मेरे यहाँ मेरी पत्नी बनकर रहो तो मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो एक शादीशुदा स्त्री को मिलने चाहिए। तुम्हारे बच्चों को स्कूल में डालूंगा, उनको घर की तरह रखूंगा और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, गांव जाने से पहले अच्छी खासी रकम तुम्हारे अकाउंट में डाल जाऊंगा। वंदिता हैरान सी होकर सुन रही थी विमलाबाई की कहानी। उसके मन में तमाम सवाल थे कि विमलाबाई ने क्या निर्णय ले लिया होगा। क्या विमलाबाई ने उस साहब का मशवरा मान लिया होगा। अपने पति से इतना दर्द, इतना टीस मिलने के बाद इस थोड़े से सुख को क्या विमलाबाई ठुकरा पाई। पुलिस वाला साहब वैसे तो सभ्य इंसान था, विमलाबाई आगे बताने लगी, परंतु उन्होंने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा था उससे मेरा सर ही घूम गया। वैसे उन्होंने 2 दिन का समय दिया था मुझे सोच समझकर बताने के लिए। विमलाबाई के मन में जैसे झंझावाती उठ खड़ा हुआ। उसका सर चकर गिन्नी की तरह घूमने लगा था। सबसे पहले तो उसके मन में जो बात आई थी वो ये थी कि लोग क्या कहेंगे।
मन में तूफान लिए जब वह घर पहुंची तो घर के बाहर उसके बच्चे, बहन और जीजा उत्कंठा से उसका इंतजार करते मिले उसे। जब उसके बच्चे सारे सो गए तब उसने बहन और जीजाजी को सारी बात बताई। एक स्त्री सुलभ सहज समाज का जो डर होता है, उसी के चलते उसकी बहन भी यही बोली। हाय राम, लोग क्या कहेंगे बिमला। विमलाबाई के मन में यद्यपि लोग क्या कहेंगे का डर तो था, परंतु फिर भी अपनी कल्पना में वह बच्चों को यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते देख रही थी। व्यवस्थित रहन सहन, तरतीब से बातचीत करते बच्चों की कल्पना कर रही थी। उसके बच्चे आवारा की तरह गलियों में नहीं घूमेंगे। उसके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, बड़े बनेंगे। उसे लोगों के घर बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा। दैहिक सुख के प्रति वितृष्णा उसके मन में बहुत पहले से आ चुकी थी, परंतु बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसने शायद मन ही मन यह समझौता भी करने का निर्णय कर लिया था। पुलिस वाले साहब की इच्छा पूर्ति अगर वह कर देती है तो उसे भी तो एक साफ सुथरा जीवन मिलने की उम्मीद है। देख बिमला, तेरे घर वाले ने तुझे सिवाय दुख और तकलीफ और बच्चों के दिया ही क्या है। अब तूने अगर अपने बच्चों की खातिर ये कदम उठाने का निर्णय कर लिया है तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। जहाँ तक लोग क्या कहेंगे का सवाल है, तो मुझे लगता है कि मोहल्ले वालों को जब पता लगेगा तब तो कुछ बोलेंगे। अपन उनको कुछ बताएंगे ही नहीं। तू वहीं रहना, जैसे तुझे आउट हाउस में क्वार्टर मिला है। हम भी वही बात सबको बताएंगे। बीच बीच में हम ही तुझसे आकर मिलकर जाया करेंगे। उम्र में काफी छोटे होने के कारण जीजा के मन में विमला के लिए बहुत सहानुभूति थी। 2 दिन इसी उहापोह में विमलाबाई ने बिता दिए, क्या करे और क्या ना करे। तीसरे दिन मन में दृढ़ निश्चय करके वह साहब के यहाँ जा पहुंची। रिटायरमेंट के पहले मेरे अकाउंट में आप कितना पैसा डालोगे साहब? सच में डालोगे ना? बच्चों की खातिर उठाए गए इतने बड़े कदम को मूर्त रूप देने के पहले वह साहब के मुंह से सही सही सुनना चाहती थी। विमला, 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा और तुम्हारा कच्चा वाला मकान पक्का बनवा दूंगा। इस बार साहब ने विमला के साथ बाई का संबोधन नहीं जोड़ा था। विमला को अपनी तकदीर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तू फिर क्या, तू बच्चों को लेकर चली गई पुलिस वाले साहब के यहाँ? वंदिता की उत्सुकता चरम पर थी। उसका सवाल जैसे वातावरण में गूंज गया। विमलाबाई ने धीरे से सर उठाकर वंदिता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। वंदिता को उसकी मुस्कान देखकर समझ में आ गया कि पुलिस वाले साहब के साथ गुजारे गए 7-8 साल उसकी जिंदगी के स्वर्णिम समय था, जिसकी सुंदर सी याद को मन में किसी गहरे कोने में सहज कर समेट कर जिंदगी की बाकी मुसीबतों का सामना करने को विमलाबाई तैयार थी। हाँ दीदी, मैं बच्चों को साथ में लेकर चली गई। 2-3 दिन के बाद साहब ने अपने पहचान के चलते सरकारी स्कूल में मेरे बच्चों का नाम लिखवा दिया। मेरे बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगे। साहब के साथ ही बैठकर खाना खाते, मैं उनको परोस देती। साहब बड़े प्यार से रखते थे मेरे बच्चों को। वंदिता थोड़ा पहलू बदल कर बैठी। उसके मन में कई सवाल कुलबुला रहे थे। विमलाबाई के मन का तूफान अब थम चुका था। तेरे बड़े और मझले लड़के को आईटीआई की ट्रेनिंग भी क्या साहब ने ही दिलवा दी थी? विमलाबाई ने सहमति में सिर हिला दिया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले दोनों लड़कों को गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी भी दिलवा दी थी। मेरी छोटी बिटिया लता यहीं पैदा हुई उसके यहाँ। और जो उन्होंने तेरे अकाउंट में पैसे डालने का वादा किया था, वो उन्होंने गांव वापस जाने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए थे और मेरा मकान भी पक्का बनवा दिया था दीदी। वंदिता को अब समझ में आ रहा था कि विमलाबाई ने अपने बच्चों की खातिर जो अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी जिंदगी सब कुछ स्वाहा कर दिया था, उसके बच्चों को वह कुछ भी समझ में नहीं आया। विमलाबाई के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी दिखाई दे रही थी। वह वंदिता को लगातार देखे जा रही थी। पुलिस वाले साहब ने जो पैसे दिए थे, उन पैसों से मैंने अपने सारे बच्चों की शादियां की, उनके अपने अपने घर द्वार बसा दिए। अगर किसी का कुछ ना हो पाया तो वो है रमेश। विमलाबाई ने खूब लंबी सी सांस भरी और अब वह जमीन को देखने लगी थी। पर अब तेरी तकदीर पर अब मेरी तकदीर तो देखो दीदी। विमलाबाई ने अपने दाहिने हाथ की हथेली से 2 बार अपने कपाल को ठोक लिया। मैंने अपने बच्चों की खातिर पति का घर छोड़ा, बच्चों की खातिर लोगों के घरों में बर्तन मांजे जिससे मेरे बच्चे भूखे न सोए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य बनाने की खातिर अपनी इज्जत बेच दी।
पुलिस वाले साहब के पास, सबके घर द्वार ठिकाने पर भी कर दिए। आज वही बच्चे मुझे बदचलन, बाजारू और चरित्रहीन कह रहे हैं। विमलाबाई की आवाज़ फिर से भरभरा गई थी। विमलाबाई की आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सा सूनापन तैर रहा था। कितनी अजीब सी जिंदगी है दीदी मेरी। मेरे अपने जाए, मेरे अपने नहीं है। पढ़े लिखे तो सब है, पर किसी को समझ में नहीं आता कि मैंने ये सब क्यों किया। पर मैंने भी तय कर लिया है दीदी। साड़ी झटक कर विमलाबाई उठकर खड़ी हो गई, जाने को तैयार। क्या तय कर लिया है विमलाबाई? वंदिता थोड़ा घबरा गई थी और अधीर होकर उसका हाथ पकड़ लिया था वंदिता ने। मैं अलग रहूंगी। मैं इनसे बोल दूंगी कि समझ लो इनकी माँ मर गई और मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी दीदी, अपने बूते पर। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके लिए सारी जिंदगी दांव पर लगा दी जाए, वो उस जिंदगी का मोल ही नहीं समझता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी समझौता। कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।